अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अयान स्कैरी स्टोरीज़। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे। ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे, और जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, और जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी ये दुआ है आप लोगों के लिए, और आप मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपकी भी स्टोरी नारेट कर दूंगा। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जल्दी से अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आज की स्टोरी हमें शेयर की है हमज़ा ने, तो चलते हैं उनकी स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम अयान भाई, मेरा नाम हमज़ा है और मैं मरी का रहने वाला हूँ। मेरी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी स्टोरी अपने चैनल पर अपलोड ज़रूर करेंगे। मैं मुर्गियों के कारखाने में काम करता हूँ और मेरा काम रात को रावलपिंडी से मरी मुर्गियाँ सप्लाई करना होता है। रूटीन के मुताबिक रोज़ाना इस्लामाबाद मंडी से 2 गाड़ियाँ मेरी मरी की तरफ जाती हैं। अब होता कुछ यूँ है कि इस रात अचानक मेरा ड्राइवर बीमार हो जाता है और मेरे पास इमरजेंसी में कोई और ड्राइवर भी नहीं होता, तो मैं ये करता हूँ कि मैं खुद ही गाड़ी लेता हूँ और इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाता हूँ। हम लोग दिन के तकरीबन 4 बजे यहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ पहुँचकर बोली का इंतज़ार करते हैं, और फिर जैसे ही माल आता है हम उस माल को अपनी गाड़ियों में डालकर फिर वापस आ जाते हैं। जुमेरात का दिन था और हमारा काम रूटीन के मुताबिक जारी था। हुआ कुछ यूँ था कि माल की शॉर्टेज की वजह से मेरी एक गाड़ी पहले ही निकल गई और दूसरी गाड़ी में मैं था। मेरे पास शाहज़ोर थी। रात के तकरीबन 11 से 12 बजे का टाइम होगा जब मैंने अपनी गाड़ी को लोड किया और अपनी गाड़ी को लोड करके वहाँ से निकला। मेरे साथ एक और लड़का भी था जिसका नाम अली था। वो भी मरी का ही रहने वाला था और वो मेरा रिश्तेदार भी लगता था। तो उसने मुझसे इसरार किया कि मैं रात को अपने घर जाना चाहता हूँ। उसने मुझसे कहा कि आप अपनी गाड़ी वहाँ पर ले जाएं और वहाँ पर एक लड़का खड़ा होगा जो आपकी गाड़ी ऑफलोड कर देगा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उस दौरान हमने वहाँ पर खाना वगैरह खाया और फिर हम वहाँ से निकल गए। अब रात के तकरीबन 2 से 2:30 बज रहे थे, क्योंकि मुझे सुबह 6 बजे अपनी शॉप्स पर डिलीवरी देनी होती थी। तो मैं इसी सोच में था कि मैं खाना वगैरह खाकर आराम से निकल जाऊंगा। अच्छा, तो मरी में रहने वालों को पता होगा कि वहाँ की एक जगह है जिसका नाम है रवात। मैं अपनी रूटीन के मुताबिक रवात से ही जा रहा था और रास्ते में मुझे एक बंदे ने हाथ से इशारा किया। पहले तो मैंने यही सोचा कि मैं इसको बिठाऊं या ना बिठाऊं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग रात के इस टाइम बाहर इसलिए निकलते हैं या फिर कोई खुशी गमी हो जाए। अच्छा, तो मैं उस आदमी का हुलिया बताता चलूँ कि उसके हाथ में एक छड़ी थी और उसकी उम्र तकरीबन 60 से 70 साल होगी, और वो इस अंधेरी रात में अकेला सड़क पर खड़ा हुआ था। उसने मुझे हाथ का इशारा किया तो मैंने थोड़ा आगे जाकर अपनी गाड़ी रोक दी। फिर वो बंदा मेरे पास आया और कहने लगा कि मैंने आगे तक जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? तो मेरे जहन में यही आया कि इसकी कोई इमरजेंसी होगी या कोई मसला होगा, तो मैं उसको अपने साथ बिठाने के लिए राज़ी हो गया और मैंने कहा जी आप बैठ जाएं। अयान भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही वो मेरी गाड़ी में बैठा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी गाड़ी में डबल माल लोड हो गया है। गाड़ी रूटीन से ज़्यादा भारी हो गई थी। बहरहाल मैंने अपना सफ़र जारी रखा और तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप रात के इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हैं?
تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، تو اس لیے میں وہاں جا رہا ہوں۔ تو میں نے ان سے افسوس کا اظہار کیا اور پھر میں نے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کہاں رہتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اسی طرح انہوں نے بات کو گھما دیا۔ تو میں نے بھی بات کو زیادہ نہ چھیڑا۔ اچھا تو ہوتا کچھ ایسے ہے، اور پھر وہ بندہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ نے وہاں پر جانا ہے، یعنی وہ مجھے میری ہی دکان کا بتا رہا تھا، اور پھر وہ کہنے لگا کہ آپ ذرا دھیان سے جایا کریں۔ پہلے تو میں کافی حیران ہوا، پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے باتوں ہی باتوں میں اسے خود ہی اپنی دکان کا پتہ بتایا ہو۔ خیر میں نے اس بات کو اگنور کیا اور میں چلتا رہا، اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی تعویذ ہے؟ پھر میں نے کہا جی ہاں، مجھے میرے پیروں نے دیا تھا، اور اب وہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ تعویذ ٹھیک نہیں ہوتے، یہ نہیں ہے وہ نہیں، یعنی وہ مجھے یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اس تعویذ کو پھینک دوں، جبکہ میں نے اس کی اس بات کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ بندہ پیروں اور تعویذوں وغیرہ کو نہیں مانتا ہے، اس لیے مجھے یہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہے۔ خیر پھر میں نے اسے پھینکنے سے انکار کر دیا۔ اتنی دیر میں نے اپنا وہ بٹوا جس کے اندر تعویذ تھا، میں نے وہ نکال کر سیٹ پر رکھ دیا۔ بٹوا سیٹ پر رکھتے ہی جیسے ہی میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا تو بھائی آپ یقین نہیں کریں گے، اس آدمی کی شکل بہت ہی بھیانک ہو گئی تھی۔ خوف اور ڈر کی وجہ سے میں نے گاڑی کی زور سے بریک لگا دی۔ میری ٹانگوں میں اب اتنی جان نہیں تھی کہ اس ٹائم میں آگے بڑھوں یا اتروں یا کچھ بولوں۔ بس اللہ کا شکر ہے کہ میری والدہ حافظ قرآن ہے، اور ہم سب بھی دینی تعلیم کے کافی زیادہ قریب ہیں، اسی وجہ سے مجھے قرآن کی بہت ساری آیات یاد تھیں۔ پھر میں نے وہ آیات پڑھنا شروع کر دی۔ پھر اتنی دیر میں وہ بندہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ دن اور آج کا دن، میں جب بھی اس آدمی کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ اب جب میں آپ کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کر رہا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس بندے نے کتنی دیر تک میرے ساتھ سفر کیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے۔ بہرحال یہ میری شارٹ سی سٹوری تھی جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ امید ہے آپ کے لسنرز کو ضرور پسند آئے گی۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو بڑھتے ہیں اپنی دوسری سٹوری کی طرف۔ رات کی تاریکی ہر چیز کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی، اور سڑکوں پر گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور ہوا کی سردی نے ماحول کو اور بھی خوفناک بنا دیا تھا۔ ہمارے شہر کے باہر ایک پرانی حویلی تھی۔ اس حویلی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں کئی سال پہلے ایک خاندان آباد تھا، لیکن ایک رات وہ سب کے سب غائب ہو گئے۔ اس حویلی کا ایک کمرہ ہمیشہ بند رہتا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا اس کمرے میں کوئی آسیب ہے۔ میرا نام علی ہے۔ مجھے اور میرے دوستوں کو ہمیشہ ایسی جگہوں پر جانا بے حد پسند تھا۔ ایک دن میں نے اپنے دوستوں سے اس حویلی کے بارے میں بات کی اور اس حویلی کے اندر چلنے کا کہا۔ میرے دوست بھی اس حویلی میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور ہم لوگ رات کو اس حویلی کی طرف نکل پڑے۔ حویلی کے قریب پہنچتے ہی مجھے اور میرے دوستوں کو ایک عجیب سی سردی محسوس ہوئی۔ جب ہم حویلی کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا حویلی کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے دروازے سے اوپر جانے کا فیصلہ کیا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی ہماری ایک نظر اس حویلی پر پڑی۔ وہ حویلی بوسیدہ حالت میں تھی، اور حویلی کی دیواروں پر پرانی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ وہاں کے ٹوٹے ہوئے فرنیچرز اور زمین پر بکھری ہوئی چیزیں دیکھ کر ہمیں مزید خوف محسوس ہونے لگا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ہم لوگ اس حویلی کے اندر داخل ہو گئے۔ ہمارے اندر داخل ہوتے ہی ہم نے ان کمروں کا جائزہ لینا شروع کر دیا، اور پھر میری نظر ایک کمرے پر پڑی۔ اس کمرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا
जैसे सदियों से इस कमरे को ना खोला गया हो। और ये वही कमरा था जिसके बारे में हम लोगों ने सुन रखा था और जिसका राज जानने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए थे। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा मुझसे नहीं खुल रहा था। और फिर हम सब दोस्तों ने मिलकर दरवाज़े को खोलने की कोशिश की। हम सब दोस्तों ने जब ज़ोर लगाया तो वो दरवाज़ा खुलता चला गया। दरवाजे के खुलते ही एक सर्द हवा का झोंका हमसे टकराया। कमरे के अंदर कदम रखते ही हमें एक अजीब सी बू महसूस हुई। वो कमरा बोसीदा किताबों से भरा हुआ था और फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर्स भी बिखरे पड़े थे और उस कमरे की दीवारों पर भी अजीबोगरीब नक्काश बने हुए थे। फिर अचानक से मेरी नज़र एक संदूक पर पड़ी, जिसे देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने संदूक को खोला तो उसमें से एक पुरानी किताब निकली। हमने जैसे ही वो किताब खोली, हमें एक ज़ोरदार झटका लगा। उस किताब के अंदर पुरानी दास्तानें और भूतों की कहानियाँ लिखी हुई थी। किताब के मुतालबे से हमें मालूम हुआ कि ये कमरा एक पुराने जादूगर का था, जो यहाँ पर जादुई मुख्तलिफ तजर्बे करता था। उसने खौफनाक रूह को अपने काबू में करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। इसलिए उस रूह ने उस जादूगर को मार दिया। अब वही रूह इस कमरे में कैद थी। मुझे उस किताब की आखिर में एक तावीज़ मिला, जिसको पढ़कर हम उस रूह को आज़ाद कर सकते थे। लेकिन इस किताब में ख़बरदार किया गया था कि इस तावीज़ को पढ़ते ही वो रूह आज़ाद हो जाएगी और वो अपना इंतकाम लेगी। हम सब दोस्तों ने मिलकर तावीज़ पढ़ना शुरू कर दिया। अभी हमें तावीज़ पढ़ते हुए कुछ ही देर गुजरी होगी कि अचानक से वो कमरा हिलने लगा और वहाँ की बड़ी बड़ी चीज़ें उलट पलट होने लगी और फिर एक खौफनाक चीख के साथ वो रूह आज़ाद हो गई। चीख की आवाज़ सुनते ही मेरे सारे दोस्त हवेली से बाहर भाग गए, लेकिन मैं पीछे रह गया था। अभी मैं भागते भागते सहन में पहुँचा ही था, मैंने अपने सर के ऊपर देखा। वहाँ पर इंसानी खोपड़ियाँ उड़ रही थी और उनकी आंखों से खून निकल रहा था। ये सारा मंज़र देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। फिर मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और साथ ही साथ कुरान पाक की जितनी भी आयतें मुझे आती थी, मैं वो सब पढ़ता रहा। और फिर धीरे धीरे वो सारी खोपड़ियाँ गायब होने लगी और उनके गायब होते ही मैं दरवाज़े की तरफ दौड़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। मेरे बाहर आते ही मेरे दोस्तों ने भी सुकून का सांस लिया और फिर हम सब मिलकर वापस घर आ गए। ये कहानी कमरे के राज की है, जो आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। तो उम्मीद है आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपकी भी स्टोरी नारेट कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।